बुद्धि श्री, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग सीयूईटी बीएलएलबी के डोमेन सब्जेक्ट यानी कि लीगल स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे थे। लीगल स्टडीज़ के सिलेबस को डिस्कस किया हमने, उसके फर्स्ट चैप्टर को और सेकंड चैप्टर को भी डिस्कस कर लिया था। पिछली वीडियोज़ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप उस पर नहीं देखे हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 यूनिट 3 जो कि क्लास 12th की एनसीईआरटी लीगल स्टडीज़ की एनसीईआरटी जो है उससे ही हमने ये कंटेंट लिया है, जो कि आपके सिलेबस की मेन रेफरेंस बुक है। उसके चैप्टर 3 को आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 हमारा है आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल एडजंक्शन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो इसमें फर्स्ट है हमारा एवरी लीगल सिस्टम इन वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इन टू मॉडल्स। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो भी जुडिशरी के मॉडल्स हैं वो केवल दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है हमारा एडवर्सेरियल, सेकंड है हमारा इनक्विजिटोरियल। एडवर्सेरियल मॉडल क्या है, इनक्विजिटोरियल मॉडल क्या है, हमने आपको पिछली वीडियो में ही समझाया था कि ये फर्स्ट चैप्टर में भी था, इसलिए हमने एडवर्सेरियल मॉडल इनक्विजिटोरियल मॉडल के बारे में समझा दिया था। फिर भी आज यहाँ टॉपिक मिल ही गया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि एडवर्सेरियल मॉडल क्या है और इनक्विजिटोरियल मॉडल क्या है। पहले हम देखेंगे यहाँ पे एडवर्सेरियल मॉडल के बारे में। एडवर्सेरियल मॉडल में फर्स्ट हमारा है अडॉप्ट इन कॉमन लॉ कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। यानी कि यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसी कंट्री जो कि कॉमन लॉ सिस्टम को अडॉप्ट की हैं। जुडिशरी में कॉमन लॉ सिस्टम, सिविल लॉ सिस्टम, कॉमन लॉ सिस्टम दो होते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया है चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं जुडिशरी के, कौन कौन देश जो हैं एडवर्सेरियल मॉडल की यूज करते हैं, कौन कौन इंक्विजिटोरियल मॉडल को। तो यहाँ पे हम बता देंगे आपको कि कॉमन लॉ कंट्री जो होती हैं, जैसे लाइक यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी कंट्रीज जो हैं वो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं और वो एडवर्सेरियल मॉडल को अडॉप्ट किए हैं, वही एडवर्सेरियल मॉडल को ही फॉलो करते हैं। सेकंड हमारा है रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर्स, यानी कि एडवर्सेरियल मॉडल में लॉयर प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं। एडवर्सेरियल मॉडल में लॉयर ही रिप्रेजेंटेशन का कार्य करते हैं। इन दिस सिस्टम लॉयर्स आर रिप्रेजेंटेड प्रोएक्टिव रोल। यहाँ पे दिया भी गया है कि प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं लॉयर्स जो हैं, यानी कि लॉयर जो हैं एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन हमने पिछली वीडियो में ही, जो कि क्रिमिनल लॉ की वीडियो है, उसमें हमने आपको बताया है, समझाया है अच्छे तरीके से। आप लोग उस वीडियो पर जाके उसे देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि जो लॉयर है वो एविडेंस को कलेक्ट करता है और क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, जिससे कि केसेस जो होते हैं उनमें क्लैरिटी आती है। क्रॉस एग्जामिनेशन करने से या फिर एविडेंस गैदर करने से, एविडेंस कलेक्ट करने से एक क्लैरिटी आती है। लॉयर्स हमारे एडवोकेट होंगे, हम कोर्ट में जाएंगे तो हम एक अपना अलग से एडवोकेट जो कि बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन जिसका होगा उसको लेकर जाएंगे, वही हमारे केसेस को देखेगा और वही एविडेंस कलेक्ट करेगा, वही एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा एंड क्रॉस एग्जामिनेशन भी वही करेगा। तो इससे एक क्लैरिटी मिलती है केसेस को, केसेस रिजॉल्व अच्छे तरीके से होते हैं और केसेस एक समय तक अच्छी तरह से उसका जो परिणाम आता है, उसका जो फाइनल डिसीजन आता है वो एक अच्छे पक्ष में जाता है, न्यायपूर्वक होता है। तो फिफ्थ हमारा है लॉयर जजेस रोल ऑफ डिसीजन मेकर इन रेदर पैसिव, यानी कि वो पैसिव रोल ही अदा करते हैं। जजेस जो होते हैं पैसिव रोल ही प्ले करते हैं डिसीजन मेकर का केवल। आप देखें कि जो एडवोकेट होते हैं वो आजकल तो एकदम इंटरनेट का आ गया है। तो आप लोग जो यहाँ पे दिया गया है जजेस रोल ऑफ डिसीजन मेकर, यानी कि आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर मिल जाते हैं वीडियोस, कोर्ट की हियरिंग चलती रहती है ऑनलाइन, उसमें देखेंगे कि केवल जज साहब सामने बैठे रहते हैं, दो वकील होते हैं, उनके पीछे भी कई वकील जूनियर होते हैं खड़े रहते हैं, सब कुछ एविडेंस ला कर देते हैं, कई तरह के एविडेंस ला कर देते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ सब कुछ किया जाता है। वो सब केवल जज जो है केवल बैठा रहता है, केवल डिसीजन देता है,
यहाँ इंडिया में केवल जज का रोल डिसीजन मेकर का ही आल्सो नोन एज इंटरवेंशनिस्ट। सेकंड है हमारा इंक्विजिटोरियल मॉडल। इंक्विजिटोरियल मॉडल में क्या होता है, इंटरवेंशनिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव मॉडल को रिफर करता है। इसके आगे हम सेकंड देखेंगे, दिस मॉडल जजेज आर प्रेजेंटेड प्रोएक्टिव रोल, यानी कि जो जजेज होते हैं वही एविडेंस कलेक्ट करते हैं। जजेज गैदर द एविडेंस, प्रोएक्टिव रोल जज ही प्ले करते हैं, यानी कि कोई केस आया तो जज खुद जाकर उसके घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करके कैसे भी करके एविडेंस ला के कोर्ट को देते हैं और फैसला सुनाते हैं। तो हमारा फोर्थ है हमारा, दिस मॉडल इज इन जर्मनी, रसिया, यूरोप एक्सेट्रा। यह जर्मनी, रसिया, यूरोप में यह मॉडल चलता है जो कि सिविल लॉ कंट्रीज हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, अडॉप्ट इन सिविल लॉ कंट्रीज लाइक जर्मनी, रसिया, यूरोप एक्सेट्रा। तो इंक्विजिटोरियल मॉडल सिविल लॉ सिस्टम में चलता है और कॉमन लॉ सिस्टम में एडवर्सरियल मॉडल चलता है। इंक्विजिटोरियल मॉडल सिविल लॉ सिस्टम में चलता है। आगे हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ एडवर्सरियल सिस्टम। बेनिफिट ऑफ एडवर्सरियल सिस्टम के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन और होता है कंट्रोल ओवर प्रोसेस, यानी कि जो हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन है और कंट्रोल ओवर प्रोसेस है। क्रॉस एग्जामिनेशन हमने आपको बताया है, आपको पता ही होगा, आप पिछली वीडियो में देखे होंगे। कंट्रोल ओवर प्रोसेस क्या है, हमने अभी बताया आपकी एक केसेस में क्लैरिटी मिलती है, यानी कि पनिशमेंट या कह सकते हैं जो डिसीजन आता है एक न्यायपूर्वक होता है, न्यायपूर्ण होता है डिसीजन। जो एडवर्सरियल सिस्टम होता है इसका यही लाभ हमें मिलता है कि एक न्यायपूर्ण तरीके से, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन न्यायपूर्वक डिसीजन आता है। आगे हम देखेंगे एडीआर, इम्पॉर्टेंट है ये। एडीआर क्या है, एडीआर का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। फर्स्ट हमारा है एडीआर सिस्टम। एडीआर सिस्टम रिफर्स टू यूज ऑफ नॉन एडवर्सरियल टेक्निक ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट, यानी कि जो एडीआर है एक प्रकार का कोर्ट है, समझ लीजिए। यहाँ देखिए नॉन एडवर्सरियल टेक्निक को अपनाया जाता है एडीआर सिस्टम में। एडीआर सिस्टम जो है वो रिफर करता है नॉन एडवर्सरियल टेक्निक, यानी इनक्विजिटोरियल मॉडल को रिफर करता है। इसमें जज खुद जाकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। एडीआर को भी हमारे यहाँ लाया गया है लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं लाया गया है। कोर्ट हमारे यहाँ ज़्यादा चलते हैं और एडीआर कम चलते हैं। सेकंड हमारा है, देखें यहाँ पे, दिस इज आल्सो नोन एज अ नॉन लायर सिस्टम। जब जज ही सारे कार्य कर रहे हैं तो नॉन लायर होगा ही, आप वैसे भी समझ सकते हैं नॉन लायर सिस्टम है एडीआर। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एडीआर के बारे में, मतलब कि एडीआर के कितने प्रकार हैं। लगभग 5 प्रकार हैं इसके, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत और भी एक आध दो हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडीआर के बारे में। फर्स्ट है हमारा आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को हम पूरी तरीके से समझेंगे। आर्बिट्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेपर में, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यही मतलब एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो इट्स नॉमेनक्लेचर डिराइव्ड फ्रॉम रोमन लॉ। इसका नॉमेनक्लेचर जो इसका नाम लिया गया है वो रोमन लॉ से ही लिया गया है। फर्स्ट हमारा है, यहाँ देखेंगे आर्बिट्रेशन जजेस नोन एज आर्बिट्रेटर एंड हिज जजमेंट आल्सो नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि आर्बिट्रेशन के जो जजेस होते हैं, जैसे कि कोर्ट में जो जज साहब होते हैं उन्हें जज ही कहते हैं, और लेकिन एडीआर का जो फर्स्ट टाइप है हमारा आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के जो जज होते हैं उन्हें आर्बिट्रेटर कहते हैं और उनके जजमेंट यानी उनके द्वारा दिए गए डिसीजन को आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेकंड हमारा है आर्बिट्रेशन केसेस आर नॉट शोइंग इन पब्लिक। देखिए आजकल ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, तो आप लोग जान सकते हैं कैसे क्या हियरिंग होती है, क्या मतलब इसका डिसीजन क्या आया इस केस का। लेकिन आर्बिट्रेशन के जो केसेस होते हैं वो पब्लिकली शो नहीं किए जाते हैं। इसमें अधिकतर बिजनेस डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाते हैं, तो इसमें जो होता है आर्बिट्रेशन का केस वो पब्लिक में शो नहीं किया जाता है। थर्ड हमारा है, दिस प्रोसेस इज वेरी सुटेबल फॉर बिजनेस डिस्प्यूट। हमने आपको बताया कि ये बिजनेस डिस्प्यूट को, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हो गया, इन सबको रिजॉल्व करने में एडीआर का प्रयोग किया जाता है, आर्बिट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। आर्बिट्रल अवार्ड आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, यानी जो आर्बिट्रल अवार्ड दिए जाएंगे, आर्बिट्रेशन के डिसीजन होंगे वो पार्टीज पर बाइंडिंग होंगे। फिफ्थ हमारा है
Arbitrators are free. They are not bound from previous judgment or law as like judges. जिस प्रकार से जजेस प्रीवियस जजमेंट यानी कि जैसे देखिए जज जो होते हैं वकील जो होते हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं। वो कोई भी केसेस लेते हैं पहले देखेंगे कि इस केस का जजमेंट इस प्रकार के किसी केस का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या किसी कोई हाई कोर्ट दिया है या नहीं। तो अगर दिया है वही फोटोकॉपी उठा के तुरंत चिपका के पीछे जज साहब को दे दिए कि जज साहब देखिए इस हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक केस का जजमेंट सुनाया है, आप भी इसी तरह के जजमेंट सुनाइए। तो लेकिन आर्बिट्रेटर में जो होता है जज और जिसे आर्बिट्रेशन में जो जज होते हैं आर्बिट्रेटर जिसे कहते हैं वो फ्री होता है। वो अपने प्रीवियस जजमेंट या फिर कह सकते हैं जो लॉ है, ऐसा नहीं है कि वो संविधान को ही भूल जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल जो उसके द्वारा प्रीवियस जजमेंट है और मोरालिटी के खिलाफ नहीं जाएगा, बस इतना समझिए कि वो मोरालिटी के खिलाफ नहीं जाएगा, पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही वो डिसीजन देगा। वो भी एक डिसीजन मेकर का ही कार्य करता है। तो जो जजमेंट होगा प्रीवियस जजमेंट पर वो बाउंड नहीं होगा। यही बताया गया यहाँ पे कि आर्बिट्रेटर फ्री होते हैं। 6 हमारा है दिस इज अ फ्लेक्सिबल देन कोर्ट। एकदम सही है कि ये इसमें जो डिसीजन देते हैं बहुत ही जल्द डिसीजन आता है, कोर्ट से फ्लेक्सिबल है ये। सेकंड 7th हमारा है प्राइवेट सेटलमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। इतने सेक्टर के ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, यानी कि प्राइवेट सेटलमेंट हो गया कोई या फिर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें देख लेंगे, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है कोई उसे रिजॉल्व करेंगे आर्बिट्रेशन के द्वारा। तो हमारा 8th है हमारा यहाँ पे देखेंगे लास्ट हमारा दिस इज गवर्न बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इंपॉर्टेंट केस है, इसे ध्यान में रखिएगा कि आर्बिट्रेशन किसके द्वारा गवर्न किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के द्वारा इनमें से कौन सा एडीआर का टाइप जो है वो गवर्न किया गया है, तो आर्बिट्रेशन होगा। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में। 6 प्रकार के आर्बिट्रेशन है हमारा। फर्स्ट है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, सेकंड है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, थर्ड है हमारा इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, फोर्थ है हमारा एडहॉक आर्बिट्रेशन, फिफ्थ है हमारा फॉरेन आर्बिट्रेशन एंड सिक्स्थ है हमारा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। आगे देखेंगे हम इन 6 के 6 को हम आसानी से समझेंगे और पूरी तरह से इसके तह में जाके हम पूरी इसकी बातें जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं उसको हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो इसमें एक पार्टी इंडियन होती है और एक पार्टी फॉरेन की होती है। इसका नाम है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इतना आपको नहीं याद हो पाएगा, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहिएगा कि आपको कुछ न कुछ बातें इसमें याद होनी चाहिए। जैसे कि एक पार्टी इंडियन है, एक पार्टी फॉरेन होनी चाहिए, तभी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बनेगा। और ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है यह गवर्न किया जाता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में गवर्न किया जाता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के। हमारा नोट है, थोड़ा सा देखिएगा, नोट जो है इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, फिर भी यहाँ पे और आगे देखते हैं। दिस एक्ट अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल मर्चेंटाइल कम्युनिटी। इंटरनेशनल मर्चेंटाइल कम्युनिटी को यह एक्ट जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो है वो इंटरनेशनल मर्चेंटाइल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करता है। तो एक अद्भुत प्रकार का एक्ट है, इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई है, आप लोग आगे पढ़िएगा। अभी आपके एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में बस इतना ही दिया गया है, इसलिए आप लिमिटेड सिलेबस को ही लेकर चलिए। तो आपके पास ज़्यादा समय भी लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड कोर्स है, तो आप लिमिटेड ही पढ़िए, लेकिन आगे चलकर आप अपने ज्ञान के लिए आप बढ़ा सकते हैं। तो हम आगे सेकंड देखेंगे स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन में बोथ पार्टीज आर साइंड स्टैट्यूट। स्टैट्यूट माने समझते हैं आप, एक एग्रीमेंट, मान लीजिए एक एग्रीमेंट, एमओयू जानते होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दो
देशों के बीच, दो राज्यों के बीच, दो जिलों के बीच एमओयू साइन किया जाता है, समझौता जिसे, तो समझौता ही साइन कर लिया जाता है, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है दोनों पार्टीज के बीच कि अगर हम दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर या फिर जिस प्रकार का उनका आर्बिट्रेशन होगा, जिस प्रकार का उनकी कंपनियां होंगी, उस प्रकार के एक स्टैट्यूट को साइन कर लेंगे, एक एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे कि जब भी हमारा डिस्प्यूट होगा तो हम एक आर्बिट्रेशन को हायर करेंगे और उस आर्बिट्रेशन के द्वारा हमें फैसला सुनाया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है हमारा थर्ड। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में पार्टी सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, पार्टी जो है दोनों पार्टी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को हायर करते हैं और वो इंस्टीट्यूशन जो है एक आर्बिट्रेशन को सिलेक्ट करता है और उसके आर्बिट्रेटर को भी। यहाँ देखिए उसके आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करेंगे पार्टीज, पार्टी सिलेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करेगा आर्बिट्रेशन और उसके आर्बिट्रेटर को। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं इस प्रकार का एक हमारा आर्बिट्रेशन है, तो है लंदन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन LCIA 1892 का है। आगे हम देखेंगे एडहॉक आर्बिट्रेशन हमारा फोर्थ नंबर। एडहॉक आर्बिट्रेशन में यह पार्टी के द्वारा सीधा गवर्न किया जाता है, यानी कि ये एडहॉक माने आप जानते होंगे, फॉर दिस पर्पस। एडहॉक का मतलब यही होता है कि केवल उसी केस के लिए कोई आर्बिट्रेशन लाया गया, वो पार्टीज के द्वारा लाया। इट में भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है कैरेक्टर में। यानी कि समझ लीजिए कि अगर इंडिया में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो डोमेस्टिक होगा और बाहर हो रहा है तो इंटरनेशनल होगा। एडहॉक जो है प्राइवेट, एक समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है। तो आगे हम देखेंगे अपना फॉरेन आर्बिट्रेशन, फिफ्थ हमारा है फॉरेन आर्बिट्रेशन, कंडक्ट इन फॉरेन। फॉरेन में कंडक्ट होगा आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब आप लोग कहेंगे कि सर इंडिया में क्यों नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया का केस है इंडिया में ही लाया जाए, तो ऐसा नहीं है। जो हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है 1996 का, उसमें पूरी तरह से बताया गया, तभी वो इंटरनेशनल मर्चेंटाइल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। उसमें बताया गया कि जो भी फॉरेन आर्बिट्रेशन बनाए जाएंगे, उसका नाम ही फॉरेन रख दिया गया है। पहले यहाँ देख लीजिए कि फॉरेन आर्बिट्रेशन जो है वो फॉरेन में ही कंडक्ट हो सकता है, इंडिया में नहीं कंडक्ट हो सकता है, भले ही उसका डिस्प्यूट जो है इंडिया से रिलेटेड हो, लेकिन आर्बिट्रल अवार्ड उसका जो है इंडिया में इन्फोर्स होगा ही होगा। फॉरेन आर्बिट्रेशन का जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा वो इंडिया में इन्फोर्स होगा ही होगा, और डिस्प्यूट जो है वो इंडिया से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जो आर्बिट्रेशन है वो इंडिया में कंडक्ट नहीं होगा। आगे हम देखेंगे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के बारे में देखेंगे, बोथ पार्टीज आर इंडियन, यानी कि दोनों पार्टी डोमेस्टिक होनी चाहिए तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को हायर किया जा सकता है। बोथ पार्टीज आर इंडियन, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन या इंडिया में प्लेस होंगे, मतलब इंडिया में ही कंडक्ट होगा और रूल्स जो होंगे इंडिया के ही एप्लीकेबल होंगे। आगे हम देखेंगे हमारा चौथा नंबर है। चौथा नंबर सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, यानी कि जो आर्बिट्रेशन के द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं उसे आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं और उसके जजेस को आर्बिट्रेटर कहते हैं। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे हम बढ़ते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड जो है हमारा वो कब कब एग्जिस्ट होगा और कब कब एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हम देखते हैं कब एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब कि कोई भी अवार्ड, कोई भी डिसीजन दिया गया, कब वो माना जाएगा, कब वो पार्टी पर बाउंड होगा या कब उसे खारिज किया जा सकता है। तो फर्स्ट हमारा है इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी कि आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट जो है उसका हायरिंग जो है आर्बिट्रेटर का वो इम्प्रॉपर तरीके से किया गया हो, प्रॉपर ना हो। इम्प्रॉपर जो उसमें जो हमारा कंसिलिएशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का है, उसके तहत ना किया गया हो तो इम्प्रॉपर तरीका माना जाएगा, और इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ हो आर्बिट्रेटर का तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि आर्बिट्रल अवार्ड है। और सेकंड हमारा डिस्प्यूट फॉलिंग आउट ऑफ टर्म ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि जो हमने आपको बताया था
आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यहाँ देखिए एमओयू की तरह एक होता है, इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं आप एक कह सकते हैं कि डिस्प्यूट जो एग्रीमेंट होता है वो आउट ऑफ टर्म, यानी 2 साल के लिए एग्रीमेंट कोई किया गया तो 2.5 साल हो गया, 2 साल 1 महीने हो गया है, 2 साल 10 दिन हो गया है, फिर भी वो एग्रीमेंट अगर आउट ऑफ टर्म हो गया तो आर्बिट्रेशन को जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड हमारा है बायस ऑन द पार्ट ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी आर्बिट्रेटर जो जज है वो किसी के पक्ष में यानी पक्षपात किया हो तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा आर्बिट्रल अवार्ड। और फोर्थ हमारा है इलीगल अवार्ड, यानी इलीगल तरीके से पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में ना रखा गया हो, मॉरलिटी के खिलाफ हो और नेचुरल जस्टिस को ब्रीच करता हो, तो इस प्रकार के अवार्ड को इलीगल अवार्ड कहते हैं और इलीगल अवार्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे हम देखेंगे हमारा है ट्रिब्यूनल्स, इम्पोर्टेंट है। सेकंड है, फर्स्ट हमारा आर्बिट्रेशन था, सेकंड हमारा ट्रिब्यूनल्स है। ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखेंगे, इट वाज नॉट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और अब लाया गया है इसे कॉन्स्टिट्यूट करके। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसे अमेंडमेंट करके ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया। इसे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 1976 का, उसे ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी के नाम से भी जाना जाता है कि इंडियन जुडिशरी में ट्रिब्यूनलाइजेशन करने वाला यही एक्ट है, यही 42nd अमेंडमेंट हमारा हुआ है। तो और आगे हम देखेंगे, हु इज नॉट सेटिस्फाइड बाय ट्रिब्यूनल्स अपील इन हाई कोर्ट, जो भी व्यक्ति यानी कि कोई ट्रिब्यूनल हायर किया और ट्रिब्यूनल में गया, उसके डिसीजन से सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं है, वह सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा कि ट्रिब्यूनल के डिसीजन से जो सेटिस्फाई नहीं होंगे वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स को एल चंद्रा कुमार केस जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है, एल चंद्रा कुमार केस 7 जजेज बेंच केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें ही ट्रिब्यूनल को एक्सप्लेन किया गया था। इसमें आगे हम देखेंगे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन यूरोप एंड यूएस, यूरोप और यूएस में पहले से ही यह ट्रिब्यूनल चल रहा है। कैट जो है और सेट जो है और आपका टीडी सेट, अब एक ट्राई हो, हमने इसे फर्स्ट चैप्टर में ही आपसे डिस्कस किया था। आप अगर ना देखे हो ना सुने हो तो आप हमारे फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस को देखिए प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यह सेंट्रल एम्प्लॉयज के सर्विस मैटर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। सेट जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, नाम से ही पता चलता है, कैट है सेंट्रल है तो सेंट्रल एम्प्लॉयज के डिस्प्यूट सर्विस मैटर को डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। और सेट जो है स्टेट लेवल का है तो स्टेट सर्विस एम्प्लॉय जो होते हैं उनके डिस्प्यूट मैटर को रिजॉल्व करेगा, स्टेट एम्प्लॉय सर्विस मैटर्स डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। टीडी सेट जो है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एप्लीट ट्रिब्यूनल, वो जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर जो है हमारा टेलीकॉम सेक्टर के कार्य करता है, वो टेलीकॉम सेक्टर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। थर्ड हमारा देखेंगे, फर्स्ट हमारा आर्बिट्रेशन था, सेकंड हमारा ट्रिब्यूनल, थर्ड हमारा मीडिएशन। यहाँ पे देखेंगे मीडिएशन, आप समझ सकते हैं मीडिएशन क्या है, यानी कि बुरा मत मानिएगा आप लोग, एक बात बताते हैं आपको। मान लीजिए आपके मदर और फादर में डिस्प्यूट हुआ, आपके मदर और फादर में झगड़े हुए, तो आप क्या करेंगे, आप तो बच्चे हैं अभी, तो आपके मदर और फादर में डिस्प्यूट हुआ तो एक यहाँ देखिए दिया गया है न्यूट्रल थर्ड पार्टी, तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी को बुलाया जाएगा। न्यूट्रल थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके दादा हो सकते हैं, आपके दादी हो सकते हैं, जो आपके बड़े हों या जिन्हें वो मानते हो कि नहीं ये सही डिसीजन देंगे, वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी के रूप में यानी तीसरा कोई व्यक्ति आकर मीडिएटर बन सकता है। मीडिएशन हो गया, यानी कि उसका अपॉइंट ही मीडिएशन का कार्य करता है और उसे कहते हैं मीडिएटर। तो आपके जो मदर और फादर होंगे उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा मीडिएटर आकर, न्यूट्रल थर्ड पार्टी, आप लोग याद रखिएगा न्यूट्रल थर्ड पार्टी मीडिएटर होता है, तो उससे मीडिएशन बनता है। दिस इज बेस्ड ऑन वॉलंटरी विल, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि आप इसे मीडिएटर चुन रहे हैं।
और ये फ्लेक्सिबल होता है, इनफॉर्मल टेक्निक है इसमें। इनफॉर्मल टेक्निक आपको मैंने ऊपर समझा दिया है। फ्लेक्सिबल माने मतलब आरामदायक होता है, कोर्ट से फ्लेक्सिबल है ये। उसके बाद जजेज आल्सो नोन एज अ मीडिएटर। हमने आपको बताया कि जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होते हैं उसे मीडिएटर कहते हैं। तो जो जज का कार्य करते हैं मीडिएशन में, वो मीडिएटर कहते हैं उन्हें। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मीडिएशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मीडिएशन यहाँ देखेंगे। टाइप्स ऑफ मीडिएशन में फर्स्ट है हमारा इवेल्युएशन मीडिएशन, सेकंड हमारा है ऑनलाइन मीडिएशन, थर्ड है हमारा फैसिलिटेटिव मीडिएशन, फोर है हमारा मीडिएशन विथ आर्बिट्रेशन, और फिफ्थ है हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन। आगे हम देखेंगे कंसिलिएशन। हम 3 प्रकार के एडीआर को देख चुके हैं। फर्स्ट है हमारा आर्बिट्रेशन, सेकंड है हमारा ट्रिब्यूनल, थर्ड है हमारा मीडिएशन, और फोर्थ हमारा है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में इंक्विजिटोरियल मॉडल को यूज किया जाता है। इसके जजेस को कंसिलिएटर कहा जाता है। कंसिलिएटर में भी इंटरवेंशनिस्ट, कंसिलिएटर जो होते हैं इंटरवेंशनिस्ट भी हो सकते हैं। इनका जुरिस्डिक्शन जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है, उसके तहत ही ये कार्य करते हैं। आगे हम चलेंगे, नोट देखेंगे। जो हमारा नोट है यहाँ पे प्री लिटिगेशन मीडिएशन। प्री लिटिगेशन मीडिएशन एक वर्ड आया है, तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन मीडिएशन से ही रिलेटेड है। यानी कि मैटर शुरू ही हुआ था तो मीडिएटर आकर समाप्त कर दिया, उससे रिजॉल्व कर दिया। इसे कहते हैं प्री लिटिगेशन मीडिएशन। इज नॉट एट गवर्न इन इंडिया, इंडिया में गवर्न नहीं किया गया है। तो आगे हम देखेंगे फिफ्थ, लोक अदालत। लोक अदालत क्या है? चार प्रकार के हम अपना एडीआर देख चुके हैं, पांचवा हमारा लोक अदालत है। लोक अदालत मीन्स पीपुल्स कोर्ट, यानी पंचायत। आप लोग देखे होंगे कि पंचायत जो होती है वो भी फैसला सुनाती है। गाँव में पंचायत, महात्मा गांधी का एम भी था कि पीपुल्स कोर्ट होने चाहिए, पंचायत होनी चाहिए। तो पंचायत जो होती है वो गाँव में फैसले सुनाती है। तो ये एक प्रकार का लोक अदालत जो है वो पंचायत ही कहलाता है। इंडियन कॉन्सेप्ट है, इंडिया में ही इवॉल्व हुआ है। आगे देखेंगे हम अपना नालसा है। नालसा एक बॉडी है, आप लोग पढ़ेंगे आगे। तो नालसा का एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले होता है इंडियन जुडिशरी के अंतर्गत। तो नालसा का फुल फॉर्म देखेंगे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, दो प्रकार की बॉडीज होती हैं। तो आगे हम देखेंगे यह गवर्न किया गया है नालसा एक्ट 1987। नालसा एक्ट 1987 क्या है हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं नालसा को। नालसा एक्ट 1987 के बारे में के द्वारा गवर्न किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नालसा एक्ट 1987 जो है वो बहुत सारे प्रोविजंस को हमें प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकें थ्रू लोक अदालत। यानी कि लोक अदालत के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हमें मिलते हैं। नालसा एक्ट 1987 के द्वारा वह प्रोवाइड कराता है बहुत सारे प्रोविजंस को कि आप लोक अदालत जाकर अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते। आगे हम देखेंगे हमारा 2002। इन 2002 द एक्ट वाज अमेंडेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत। यानी 2002 में यह एक्ट अमेंड करके 1987 का जो हमारा नालसा एक्ट था उसे अमेंड करके 2002 में अमेंडमेंट उसका हुआ, उसे अमेंड करके परमानेंट लोक अदालत का निर्माण किया गया। यानी कि 2002 में 1987 जो नालसा एक्ट था उसे 2002 में अमेंड करके परमानेंट लोक अदालत को इस्टेब्लिश किया है। तो पार्ट 1 हमारा यहाँ तक हुआ। पार्ट 2 के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। और ये सारे कंटेंट जो है एनसीईआरटी से ही लिए जा रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपका हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट के लिए आप इंतज़ार करिए। तो अगर आप यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। तो पूरी प्रिपरेशन यानी CUET BLLB की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश और जनरल टेस्ट की भी प्लेलिस्टें बन जाएंगी कुछ ही दिनों में, और आप उस पर जाकर विजिट करके इंग्लिश और जनरल टेस्ट भी पढ़ सकते हैं।
तो आप हमारे इस चैनल पर विजिट होकर अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।